कल्पना कीजिए कि अगर मैं कहूँ कि जिस अदृश्य ताकत से एक छोटा सा चुंबक आपके फ्रिज के दरवाजे पर चिपकता है ना, बिल्कुल वही ताकत आसमान से गिरने वाली भयानक बिजली में भी मौजूद है। अरे वाह, ये तो शुरुआत ही एकदम एकदम किसी थ्रिलर फिल्म जैसी लग रही है। हाँ ना। और सिर्फ इतना ही नहीं, यही वो ताकत है जो आज की अत्याधुनिक बुलेट ट्रेनों को पटरियों पर हवा में तैराती है और हमारे मोबाइल फोन को बिना तार के चार्ज कर देती है। बिल्कुल। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन ये हमारे आसपास मौजूद भौतिकी की भौतिक विज्ञान की वास्तविक दुनिया है। विज्ञान सिर्फ कुछ रटे रटाए नियम नहीं है। सही कहा। ये तो उस मैट्रिक्स का कोड है जो हमारी पूरी दुनिया को चलाता है। और आज के इस विशेष डीप डाइव में हम बिल्कुल इसी कोड को, इसी रहस्य को हैक करने वाले हैं। वो ये है कि विशेष रूप से जो कक्षा 10 के विज्ञान के छात्र बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी जिज्ञासु इंसान जो चीज़ों को रटने के बजाय उनके पीछे के क्यों और कैसे को समझना चाहता है, उसके लिए इस विषय को एकदम आसान बना दिया जाए। हाँ, बिल्कुल। तो आज का हमारा विषय है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जिसे हम अंग्रेजी में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। जी, हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि किताबें क्या कहती हैं, बल्कि ये समझेंगे कि ये अदृश्य बल असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं। मतलब भौतिक विज्ञान का ये वो मोड़ है जहां बिजली और चुंबकत्व, जिन्हें सदियों तक विज्ञान की दो बिल्कुल अलग-अलग, मतलब एकदम अलग शाखा है माना जाता था। हाँ बिल्कुल अलग, वो दोनों यहां आकर एक दूसरे से टकराते हैं और उस आधुनिक तकनीक को जन्म देते हैं जिसके बिना आज के जीवन की कल्पना भी, मतलब सोचना भी मुश्किल है। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इससे पहले कि हम आज की बड़ी-बड़ी मशीनों की बात करें, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर या विशाल जनरेटर, हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटना होगा। हाँ, वो बहुत जरूरी है ना? मतलब ये समझना होगा कि बिजली और चुंबक के बीच के इस रिश्ते का पर्दाफाश ये दुनिया के सामने आखिर आया कैसे? देखिए, ये ऐतिहासिक संदर्भ बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1800 के दशक की शुरुआत तक तो वैज्ञानिक यही मानते थे कि आसमान में चमकने वाली बिजली या बैटरी का करंट एक अलग चीज है। हाँ, और लोहे को खींचने वाला वो जादुई पत्थर, मतलब चुंबक, वो बिल्कुल अलग चीज है। दोनों का कोई मेल ही नहीं है। एकदम सही। विज्ञान में सबसे बड़ी क्रांतियां अक्सर तब होती हैं जब अब हम किसी चीज की तलाश भी नहीं कर रहे होते। साल था 1820। अच्छा। डेनमार्क के एक वैज्ञानिक थे, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। वो अपनी प्रयोगशाला में, मतलब अपनी लैब में, छात्रों को बिजली के कुछ सामान्य गुण दिखा रहे थे। उनके पास एक साधारण सा तांबे का तार था, कॉपर वायर, जिसे उन्होंने एक शुरुआती दौर की बैटरी से जोड़ा हुआ था, और उसी मेज पे इत्तेफाक से एक चुंबकीय सुई यानी दिशा बताने वाला कंपास रखा हुआ था। रुकावट के लिए माफी चाहूंगी, लेकिन यहाँ एक बात मुझे थोड़ी उलझन में डाल रही है। तांबे का तार और कंपास, वो दोनों एक दूसरे को छू नहीं रहे थे ना? नहीं नहीं, वे बिल्कुल अलग रखे थे। मतलब उनके बीच कोई सीधा भौतिक संपर्क नहीं था। तो फिर ऑर्स्टेड ने ऐसा क्या देख लिया जिसने विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया? मेरा मतलब है, अगर तार और कंपास के बीच कोई संपर्क नहीं था, तो बल हवा में कैसे यात्रा कर रहा था? यही तो सबसे बड़ा सवाल था। क्या ये किसी तरह के, मतलब अदृश्य वाईफाई सिग्नल जैसा था जो उस समय किसी ने पहले देखा नहीं था? आपने इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से पकड़ा है। ओर्स्टेड ने देखा कि जैसे ही उन्होंने उस तांबे के तार में विद्युत धारा चालू की, मतलब स्विच ऑन किया। हाँ, स्विच ऑन करके सर्किट को पूरा किया, तो उस मेज पर रखे कंपास की सुई अचानक अपनी जो उत्तर दक्षिण वाली स्थिर जगह होती है ना, वहां से हिल गई। उसमें एक स्पष्ट विक्षेप हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। अरे वाह! और मजे की बात देखिए, जैसे ही उन्होंने करंट बंद किया, सुई वापस अपनी पुरानी जगह पर आ गई। क्या बात है! और जब उन्होंने करंट की दिशा उल्टी की, मतलब बैटरी के टर्मिनल बदल दिए, तो सुई के घूमने की दिशा भी उल्टी हो गई। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला पल रहा होगा। मतलब बहती हुई बिजली एक अदृश्य चुंबक बन जाती है। बिल्कुल। ओर्स्टेड ने यह साबित कर दिया कि विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि अगर ये चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह से अदृश्य है, जिसे हम आंखों से देख ही नहीं सकते, तो हम इसका अध्ययन कैसे कर सकते हैं? बहुत ही लाजवाब सवाल है। मतलब परीक्षा के नजरिए से देखें तो छात्रों को ये कैसे पता चलेगा कि अगर करंट किसी एक खास दिशा में बह रहा है
तो ये अदृश्य क्षेत्र किस तरफ जा रहा होगा? देखिए, अदृश्य चीजों को समझने के लिए विज्ञान अक्सर उनके प्रभावों का नक्शा बनाता है। इस अदृश्य क्षेत्र को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की कल्पना की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा, वो जो किताबों में चित्र बने होते हैं? हाँ, बिल्कुल वही। अगर आप एक चुंबक के आसपास लोहे का बुरादा छिड़के ना, आयरन फाइलिंग्स, तो वो अपने आप को कुछ खास घुमावदार रेखाओं में, एक पैटर्न में व्यवस्थित कर लेता है। मैंने स्कूल में ये प्रयोग किया था। तो इन रेखाओं का एक बहुत सख्त नियम है। ये हमेशा चुंबक के उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल से निकलती हैं और बाहर घूमकर दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर समाप्त होती हैं। और चुंबक के अंदर? चुंबक के अंदर ये दक्षिण से उत्तर की ओर जाती हैं। इस तरह ये कभी न खत्म होने वाला एक बंद वक्र बनाती हैं, क्लोज लूप्स। यहाँ मुझे किताबों में छपा एक बहुत ही कड़ा नियम याद आ रहा है, जो बोर्ड परीक्षाओं का बहुत पसंदीदा सवाल भी है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आप किस नियम की बात कर रही हैं। नियम यह है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, मतलब उनका प्रतिच्छेदन नहीं होता। अगर मैं इसके पीछे का तर्क सोचूं, तो क्या इसका कारण ये है? जी बताइए। कि अगर वे रेखाएं किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी, तो उस क्रॉसिंग पॉइंट पर अगर हम कंपास रखें, तो सुई को एक ही समय में दो अलग-अलग दिशाएं दिखानी पड़ेंगी। आपकी तर्क शक्ति बिल्कुल सटीक है, एकदम सही। एक ही कंपास की सुई एक ही समय में उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम दोनों तरफ तो इशारा कर नहीं सकती ना। हाँ, वो तो भौतिक रूप से असंभव है। बिल्कुल असंभव है। इसीलिए ये रेखाएं एक दूसरे को धकेलती जरूर हैं, लेकिन कभी काटती नहीं हैं। अब आते हैं उस सवाल पर कि सीधे तार के आसपास इन रेखाओं की दिशा कैसे पता की जाए। हाँ, वो दिशा वाला सवाल। इसके लिए मैक्सवेल ने एक बहुत ही सरल नियम दिया, जिसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहा जाता है। राइट हैंड थंब रूल, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। इसे बिना चित्र देखे सिर्फ सुनकर कैसे समझा जा सकता है? ये बहुत आसान है। आप बस कल्पना कीजिए कि आपने एक सीधे तांबे के तार को अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में पकड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने मुट्ठी बंद कर ली। अब अपने अंगूठे को उस तार के साथ सीधा तान कर रखिए। ये अंगूठा उस दिशा में होना चाहिए जिस दिशा में तार के अंदर करंट बह रहा है। मतलब अगर करंट नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो मेरा अंगूठा ऊपर की तरफ होगा। एकदम सही। अब ध्यान दें कि आपकी बाकी चारों उंगलियां तार के चारों ओर किस दिशा में मुड़ रही हैं या लिपट रही हैं। वही मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगी। अच्छा, इसे समझने के लिए मैं एक रोजमर्रा का उदाहरण जोड़ना चाहूंगी। ये बिल्कुल पानी की बोतल का ढक्कन खोलने या बंद करने जैसा है। अरे हाँ, ये एनालॉजी बहुत बढ़िया है ना? अगर आप ढक्कन को दाहिने हाथ से पकड़कर घड़ी के सुई की दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जो हमारी उंगलियों के मुड़ने की दिशा है, तो ढक्कन नीचे की तरफ जाता है। बिल्कुल। और अगर आप ढक्कन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो वो ऊपर की तरफ आता है। यानी जिस दिशा में उंगलियां घूमती हैं, वही उस चुंबकीय क्षेत्र का रास्ता है। ये कॉर्कस्क्रू या बोतल के ढक्कन वाला उदाहरण इस नियम को याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो एक सीधे तार का चुंबकीय क्षेत्र तार के चारों ओर गोल गोल छल्लों के रूप में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होता है। ठीक है, मतलब एक सीधे तार का सिद्धांत तो समझ आ गया, लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक समस्या नजर आती है मुझे। कैसी समस्या? एक सीधे तार से बनने वाला ये चुंबकीय क्षेत्र तो बहुत कमजोर होगा ना। मतलब अगर 1800 के दशक के इंजीनियरों को इस बल का इस्तेमाल करके भारी लोहे के टुकड़े उठाने थे या बड़ी बड़ी मशीनें बनानी थी, तो ये कमजोर क्षेत्र काम नहीं आने वाला था। बिल्कुल नहीं। तो फिर इस ताकत को कैसे बढ़ाया गया? यही वो मोड़ है जहां इंसान की इंजीनियरिंग काम आती है। वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर एक सीधे तार में थोड़ा सा चुंबकीय बल है, तो क्यों ना हम इस तार को मोड़कर एक के ऊपर एक कई बार लपेट दें। अच्छा, एक स्प्रिंग की तरह। हाँ, जब किसी तांबे के तार को बहुत करीब करीब लपेटकर एक बेलन या स्प्रिंग के आकार की कुंडली बनाई जाती है, एक कॉइल, तो विज्ञान की भाषा में इसे परिणालिका कहते हैं, अंग्रेजी में सोलेनॉइड। तो क्या तार को इस तरह स्प्रिंग की तरह लपेटकर हम असल में उन छोटे छोटे गोल चुंबकीय क्षेत्रों को एक के ऊपर एक इकट्ठा कर रहे हैं? जी हाँ। जैसे कई छोटी बैटरियों को मिलाकर एक बड़ी बैटरी बनाना। जी हाँ। जिससे एक बहुत ही शक्तिशाली और केंद्रित चुंबकत्व की सुरंग बन जाए। आपने इसकी पीछे की भौतिकी को, फिजिक्स को बिल्कुल सही पकड़ा है। जब इस सोलेनॉइड में करंट बहता है ना, तो तार के हर एक लपेटे का, हर एक टर्न का चुंबकीय क्षेत्र आपस में जुड़ जाता है। परिणाम ये होता है कि ये पूरी स्प्रिंग जैसी संरचना एकदम एक छड़ चुंबक यानी बार मैग्नेट की तरह व्यवहार करने लगती है। इसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव बन जाता है और दूसरा दक्षिणी ध्रुव।
वाह, और सबसे खास बात पता है क्या है? क्या? इस परिनालिका के अंदर का चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल समानांतर सीधी रेखाओं में होता है, पैरेलल लाइंस। इसका मतलब है कि सोलेनॉइड के अंदर हर जगह चुंबकीय बल एक समान रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। लेकिन हमारे पास प्रकृति में पाए जाने वाले लोहे या निकेल के स्थायी चुंबक मतलब परमानेंट मैग्नेट्स तो पहले से ही मौजूद थे। हाँ, बिल्कुल थे। तो फिर हमें इस सोलेनॉइड की या करंट से बनने वाले इस चुंबक की इतनी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि स्थायी चुंबक की एक बहुत बड़ी सीमा होती है। आप उसे बंद नहीं कर सकते, वो हमेशा चुंबक ही रहेगा। हाँ, ये तो है। और आप उसकी ताकत को अपनी मर्जी से बदल भी नहीं सकते। लेकिन सोलेनॉइड एक तरह का जादुई उपकरण है। अगर आप इस सोलेनॉइड के खोखले हिस्से के अंदर एक नरम लोहे की सॉफ्ट आयरन की छड़ रख देना, अच्छा, तो करंट बहने पर वो लोहा भी उस शक्तिशाली क्षेत्र के कारण चुंबकित हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। इस पूरी व्यवस्था को ही, इस पूरे सिस्टम को विद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ओहो, यानी इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका हमारे नियंत्रण में होना है, हमारे कंट्रोल में होना है। सटीक तौर पर आप स्विच ऑन करेंगे तो ये हजारों किलो लोहा उठा सकने वाला एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबक बन जाएगा। और जैसे ही आप स्विच ऑफ करेंगे तो ये एक झटके में अपना सारा चुंबकत्व खो देगा और उस लोहे को नीचे गिरा देगा। और अगर आप करंट बढ़ाएंगे तो इसकी ताकत और बढ़ जाएगी। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ कबाड़खानों में भारी लोहा उठाने वाली क्रेन तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। अरे हम अस्पतालों में जाने वाली MRI मशीनों को देखें जो शरीर के अंदर की इतनी स्पष्ट तस्वीरें निकालती हैं, जी। वे भी तो असल में विशालकाय परिनालिकाएं ही है ना, हाँ, जिनके अंदर मरीज को लिटाया जाता है। एकदम सही उदाहरण दिया आपने। और हमारे घरों की डोरबेल जो इलेक्ट्रिक बेल होती है, उसमें भी तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेट काम कर रहा है, जो स्विच दबाते ही हथौड़े को घंटी पर मारता है। हाँ, बिल्कुल। चुंबकत्व को अपनी मर्जी से इस तरह नियंत्रित करने की इस क्षमता ने पूरी दुनिया को बदल दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा, आगे भी कुछ है? 19वीं सदी के वैज्ञानिकों ने एक और भी गहरा सवाल पूछा। उन्होंने सोचा, ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि बिजली चुंबक बनाती है, जी, लेकिन क्या होगा अगर हम एक ऐसे तार को जिसमें पहले से करंट बह रहा है और जिसका अपना खुद का एक चुंबकीय क्षेत्र है, उसे एक दूसरे बहुत ही शक्तिशाली चुंबक के पास रख दें? मतलब तार का अपना चुंबकीय क्षेत्र और उस बाहरी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, वो दोनों आमने सामने आ जाएं, एक दूसरे से टकराएं। हाँ, और जब दो चुंबकीय क्षेत्र एक ही जगह पर एक ही स्पेस में मौजूद होते हैं ना, तो वो एक दूसरे से टकराते हैं। वे एक दूसरे पर एक भौतिक बल लगाते हैं, एक फिजिकल फोर्स। इसे विज्ञान में लॉरेंस बल या लॉरेंस फोर्स कहा जाता है। ओहो, इस बल के कारण वो करंट वाला तार अचानक अपनी जगह से हिलने लगता है। उस पर एक धक्का लगता है, एक फोर्स लगता है। एक मिनट रुकिए, यहाँ मैं थोड़ा उलझन में हूँ। अगर बल लग रहा है तो तार किस दिशा में हिलेगा? मैंने पढ़ा है कि इसे बताने के लिए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम यानी लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल होता है। हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। जहाँ तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को 90 डिग्री पर फैलाना होता है। ये करते हुए तो मेरे हाथ में सच में मतलब खिंचाव आ जाता है। ये इतना जटिल क्यों है? क्या बल सीधे करंट की दिशा में या चुंबक की दिशा में नहीं लग सकता था? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है। बहुत से छात्रों को ये मुश्किल लगता है, लेकिन इसका कारण ये है कि हम एक 3 आयामी मतलब एक 3D दुनिया में रहते हैं। सही बात है। चुंबकीय क्षेत्र एक दिशा में है, मान लीजिए एक्स एक्सिस पर, करंट दूसरी दिशा में है, वाई एक्सिस पर। तो इन दोनों के टकराव से पैदा होने वाला जो बल है वो किसी तीसरी ही दिशा में निकलेगा ना, जेड एक्सिस पर। अच्छा, अब समझ में आ रहा है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम हमें यही त्रिकोण समझाता है। आप अपने बाएं हाथ लेफ्ट हैंड की तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर, मध्यमा, मिडिल फिंगर और अंगूठे को ऐसे फैलाएं कि वे तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएं। ठीक है, मैंने अपने बाएं हाथ को इस तरह बना लिया है। अब आगे क्या? अब नियम ये कहता है कि अगर आपकी तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र यानी नॉर्थ से साउथ की दिशा बता रही है जी, और मध्यमा उंगली करंट के बहने की दिशा बता रही है, ठीक है, तो आपका अंगूठा उस दिशा को दिखाएगा जिस तरफ उस तार पर धक्का लगेगा या वो हिलेगा, यानी फोर्स की दिशा। और इस धक्के का इस भौतिक गति का सबसे बड़ा उदाहरण है विद्युत मोटर।
इलेक्ट्रिक मोटर। बिल्कुल यानी हम पंखे या वॉशिंग मशीन को जो बिजली देते हैं जी। वो अंदर रखे तारों में बहती है, बाहर के चुंबकों से टकराती है और इस बाएं हाथ के नियम के अनुसार गोल गोल घूमने लगती है। मतलब बिजली जो विद्युत ऊर्जा है वो बदल जाती है गति में, यांत्रिक ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी में। आपने मोटर के सिद्धांत का एकदम सटीक, बहुत ही बढ़िया सार निकाला है। लेकिन अब भौतिकी के इतिहास के सबसे बड़े क्लाइमैक्स पर आते हैं। अच्छा, क्लाइमैक्स। साल था 1831 और एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, माइकल फैराडे। उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने हमारी पूरी सभ्यता की दिशा ही बदल दी। वो सवाल क्या था? फैराडे ने सोचा, अगर बिजली का इस्तेमाल करके चुंबक के जरिए गति पैदा की जा सकती है, जैसे कि हमने मोटर में देखा, जी, तो क्या इसका ठीक उल्टा नहीं किया जा सकता? इसका उल्टा मतलब गति और चुंबक का इस्तेमाल करके बिजली बनाना। हाँ, फैराडे ने ये खोज निकाला कि अगर हम एक तांबे के तार को लें जिसमें कोई बैटरी नहीं जुड़ी है, कोई करंट नहीं है, और उसे एक शक्तिशाली चुंबक के आसपास तेजी से हिलाएं या घुमाएं, तो क्या होगा? तो उस तार के अंदर के इलेक्ट्रॉन अपने आप बहने लगते हैं। तार के अंदर बिना किसी बैटरी के करंट पैदा हो जाता है। इस अद्भुत घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा गया। रुको, तो आप कह रहे हैं कि तांबे के एक टुकड़े को चुंबक के पास शारीरिक रूप से घुमाने से, मतलब सिर्फ मोशन से, तांबे के अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन असल में धकेले जाते हैं? बिल्कुल। जैसे पानी का कोई पंप पाइप के अंदर पानी को धकेलता है, ये तो सच में किसी जादू जैसा है। और शायद इसी वजह से हम आज कोयला जलाकर या झरनों के पानी से बड़े बड़े टरबाइन घुमाते हैं ताकि ये प्रेरण हो सके और हमारे घरों के लिए बिजली बन सके। आपने बिल्कुल सही, एकदम सही कनेक्शन जोड़ा है। और इस पैदा हुई या प्रेरित, जिसे हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, इस धारा की दिशा का पता लगाने के लिए फ्लेमिंग ने एक दूसरा नियम दिया, दक्षिण हस्त नियम या राइट हैंड रूल। दाहिने हाथ का नियम। इसमें भी दाहिने हाथ के उंगलियों को उसी तरह 90 डिग्री पर फैलाना है। अगर अंगूठा चालक की गति यानी मोशन की दिशा बताए और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाए, तो इस बार जो मध्यमा उंगली है वो ये बताएगी कि तार के अंदर किस दिशा में नया करंट पैदा हुआ है। यहाँ मैं बोर्ड परीक्षा के छात्रों के लिए अपना एक छोटा सा याद रखने का तरीका साझा करना चाहूंगी। एक ट्रिक है। अरे जरूर, ट्रिक्स तो छात्रों को बहुत पसंद आती हैं। क्योंकि अक्सर बाएं और दाएं हाथ के नियम में बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन सा कहाँ लगाना है। हाँ, ये बहुत आम बात है। तो देखिए, जब हम मशीन को बिजली दे रहे हों और उससे काम करवा रहे हों, जैसे कि मोटर, तो अपना बायां हाथ, लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करें। और जब हम मशीन में खुद मेहनत करके, मतलब गति देकर अपने लिए बिजली बना रहे हों, जैसे जनरेटर, तो अपना सही या दायां हाथ, राइट हैंड इस्तेमाल करें, क्योंकि हम कुछ सही बना रहे हैं ना। वाह, ये तो एक बहुत ही व्यावहारिक और कारगर तरीका है याद रखने का। इसी दाहिने हाथ के नियम के सिद्धांत पर हमारा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी एसी जनरेटर काम करता है। अच्छा। जनरेटर के अंदर एक आयताकार कुंडली होती है, आर्मेचर कॉइल, जिससे स्थायी चुंबकों के बीच गोल गोल घुमाया जाता है। जब ये कुंडली घूमती है तो चुंबक का प्रभाव, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो कटता है और करंट पैदा होता है। और फिर सर्पी वलय यानी स्लिप रिंग्स और कार्बन ब्रश इस बने हुए करंट को तारों के जरिए बाहर निकालते हैं। यहाँ एसी का मतलब है ऑल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा। एसी करंट की यह खूबी है कि वो अपनी दिशा बदलता है। मैंने पढ़ा है कि भारत में जो बिजली हमारे घरों में आती है उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। बिल्कुल सही। इसका मतलब है कि करंट हर 1100 सेकेंड में अपनी दिशा, अपना डायरेक्शन बदल लेता है। लेकिन एक मिनट जी। अगर मेरे कमरे की ट्यूबलाइट या पंखे में बहने वाली बिजली 1 सेकंड में 100 बार आगे पीछे अपनी दिशा बदल रही है, तो वो ट्यूबलाइट लगातार फड़फड़ाती क्यों नहीं है, फ्लिकर क्यों नहीं करती, या पंखा झटके क्यों नहीं खाता? ये एक बहुत ही गहरा और बहुत ही लॉजिकल सवाल है। इसके मुख्य रूप से 2 कारण हैं। अच्छा। पहला है तापीय जड़त्व या थर्मल इनर्शिया। थर्मल इनर्शिया। पुराने बल्बों में जो फिलामेंट होता था ना, हाँ। वो करंट बंद होने के इतने सूक्ष्म समय में, मतलब 1100 सेकंड में, ठंडा होकर अपनी चमक पूरी तरह खो नहीं पाता। वो गर्म ही रहता है। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और दूसरा कारण हमारी खुद की आंखों की सीमा है, जिसे दृष्टि निर्बंध या परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं।
हमारी आंखें एक सेकंड में इतनी तेजी से होने वाले बदलावों को पकड़ ही नहीं सकती, इसलिए हमें सब कुछ लगातार चलता हुआ महसूस होता है। विज्ञान कैसे हमारी धारणाओं के साथ, मतलब हमारे परसेप्शन के साथ खेलता है, ये उसका एक अद्भुत उदाहरण है। खैर, पावर प्लांट के इस विशाल जनरेटर से पैदा हुई ये 220 वोल्ट की बिजली लंबी तारों का सफर तय करके जब हमारे घरों तक पहुंचती है तो इसके साथ बहुत सी सुविधाएं आती हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन साथ ही कुछ बड़े खतरे भी आते हैं, है ना। इसलिए परीक्षा और हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए घरेलू विद्युत परिपथ यानी डोमेस्टिक सर्किट्स को समझना बहुत जरूरी है। एकदम सही बात है। घरों में जो वायरिंग होती है उसमें मुख्य रूप से 3 तरह के तार, 3 वायर्स होते हैं और इनकी पहचान इनके रंगों से की जाती है। पहला है विद्युन्मय तार, लाइव वायर, जिस पर अक्सर लाल रंग का आवरण मतलब रेड कोटिंग होती है। यही वो तार है जो पावर स्टेशन से 220 वोल्ट का असली और खतरनाक करंट लेकर आता है। हाँ, जिससे करंट लगता है। जी। और दूसरा है उदासीन तार, न्यूट्रल वायर, जो आमतौर पर काले रंग का होता है। इसका काम है परिपथ को, सर्किट को पूरा करना और बचे हुए करंट को वापस ले जाना। लेकिन एक तीसरा तार भी है जो मेरे हिसाब से घर की पूरी वायरिंग का अनसंग हीरो है। अच्छा, वो कौन सा? भू संपर्क तार यानी अर्थ वायर। अर्थ वायर जो आमतौर पर हरे रंग का होता है। इसका काम रोजमर्रा के उपयोग में तो नजर नहीं आता, लेकिन दुर्घटना के समय ये सबसे आगे खड़ा होता है। अर्थ वायर सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। इसे घर के बाहर जमीन में गहराई में गड़ी एक तांबे या लोहे की प्लेट से जोड़ा जाता है। अब जरा कल्पना करें कि आप एक पुरानी धातु की प्रेस मतलब आयरन इस्तेमाल कर रही हैं। ठीक है। अगर अंदर की लाल तार यानी लाइव वायर किसी खराबी की वजह से कटकर प्रेस के लोहे वाले बाहरी हिस्से से छू जाए तो उस पूरी प्रेस में 220 वोल्ट का करंट दौड़ने लगेगा। बाप रे! और अगर मैं उस समय उस प्रेस को छू लूं तो मेरा शरीर करंट के लिए जमीन तक जाने का एक रास्ता बन जाएगा। बिल्कुल लगेगा। लेकिन अगर उस प्रेस की बॉडी को हरे रंग के अर्थ वायर से जोड़ा गया है तो भौतिकी का एक नियम आपकी जान बचा लेता है। कौन सा नियम? नियम यह है कि करंट हमेशा कम से कम प्रतिरोध यानी पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस वाले रास्ते को चुनता है। हमारे शरीर का प्रतिरोध काफी ज्यादा होता है, जबकि उस हरे तांबे के तार का प्रतिरोध बहुत बहुत कम होता है। तो इसे इस तरह समझा जा सकता है कि हरा तार करंट के लिए एक चौड़े और खाली हाईवे की तरह है, एक इमरजेंसी एग्जिट की तरह, और मेरा शरीर एक संकरी भीड़ भाड़ वाली गली की तरह, है ना? हाँ बिल्कुल। तो करंट मुझे जलाने के बजाय उस खाली हाईवे से यानी अर्थ वायर से होता हुआ सीधे जमीन के अंदर, पृथ्वी के अंदर चला जाता है। एकदम सटीक उपमा दी है आपने। पृथ्वी, हमारी धरती, एक इतना विशाल चालक है कि वो कितने भी करंट को आसानी से सोख सकती है। वाह! और इसी सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए हम परिपथ में फ्यूज या एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं। जब भी परिपथ में करंट अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो फ्यूज का तार पिघलकर टूट जाता है और करंट का रास्ता वहीं कट जाता है। करंट के अचानक बढ़ने के 2 मुख्य कारण होते हैं जो परीक्षा में परिभाषाओं के रूप में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला है लघुपथन यानी शॉर्ट सर्किट, और दूसरा अतिभारण यानी ओवरलोडिंग। जी। शॉर्ट सर्किट तब होता है जब लाल तार और काला तार, लाइव और न्यूट्रल, किसी खराबी से सीधे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इससे परिपथ का प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है और करंट एकदम से छलांग मारता है, जिससे चिंगारी या आग लग सकती है। बिल्कुल सही। और दूसरी तरफ अतिभारण या ओवरलोडिंग तब होती है जब आप एक ही प्लग या सॉकेट में जैसे टीवी, फ्रिज, हीटर और प्रेस सब एक साथ जोड़ देते हैं। हाँ, जो कि हम इंडियंस अक्सर करते हैं, मल्टीप्लग लगाकर। हाँ बिल्कुल। लेकिन तारों की एक क्षमता, एक कैपेसिटी होती है। जब उपकरण उस क्षमता से ज्यादा करंट खींचने लगते हैं तो तार अत्यधिक गर्म होकर जल सकते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में जो सुरक्षा उपकरण है वो परिपथ को भंग करके घरों को आग लगने से बचाते हैं। क्या बात है। इस तरह हमने 1820 में ऑर्स्टेड की उस शानसी प्रयोगशाला में रखी कंपास सुई के अचानक हिलने से लेकर विशाल इलेक्ट्रोमैग्नेट, गति बनाते मोटर, बिजली बनाते जनरेटर और अंत में हमारे घरों को सुरक्षित रखने वाले हरे तार तक का पूरा सफर तय कर लिया है। हाँ, अगर हम आज के इस पूरे अध्याय को समेटे ना, तो हमने देखा कि कैसे ऑर्स्टेड ने बिजली और चुंबक के बीच का पुल बनाया,
फिर मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम ने हमें उस अदृश्य क्षेत्र की दिशा दिखाई। जी। फिर हमने समझा कि परिनालिका यानी सोलेनॉइड की मदद से इंसान ने अपनी मर्जी से चालू और बंद होने वाला शक्तिशाली विद्युत चुंबक कैसे बनाया। और सबसे दिलचस्प बात मेरे लिए ये रही कि कैसे लॉरेंस बल के त्रिकोण ने हमें फ्लेमिंग के दोनों नियम दिए। मतलब बायां हाथ जो मोटर के जरिए बिजली को गति में बदलता है और दायां हाथ जो जनरेटर के जरिए गति को वापस बिजली में बदल देता है। बिल्कुल। और अंत में हमने अर्थ वायर के उस खाली हाईवे वाले विज्ञान को भी समझा जो रोज हमारी जान बचाता है। ये सभी बिंदु जो कॉन्सेप्ट्स हैं न सिर्फ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ये समझने के लिए भी बहुत जरूरी हैं कि हमारी आधुनिक तकनीक, मॉडर्न टेक्नोलॉजी असल में किन नियमों पर खड़ी है। एकदम सही। जो भी छात्र आज हमें सुन रहे हैं उनके लिए एक शिक्षक और एक मार्गदर्शक के रूप में मेरा एक छोटा सा संदेश है। देखिए, आपकी जो बोर्ड परीक्षा है ना, वो भी कुछ एक चुंबकीय क्षेत्र की तरह ही होती हैं। वो कैसे? अगर आपका ध्यान, आपका फोकस परिनालिका के अंदर मौजूद उन समानांतर रेखाओं की तरह एकदम सीधा और स्पष्ट है, तो आपकी सारी पढ़ाई और मेहनत अपने आप सही दिशा में संरेखित हो जाएगी, अलाइन हो जाएगी। बस हमेशा ऑरस्टेड की तरह जिज्ञासु बने रहें। बहुत ही प्रेरणादायक संदेश है ये। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण को, इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहता हूं जो शायद आप सबको सोचने पर मजबूर कर दे। अच्छा, वो क्या है? देखिए, आज हमने देखा कि कैसे तांबे के तारों में बहने वाली बिजली चुंबक बनाती है। हाँ। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी, हमारी धरती भी अपने कोर में बहते हुए पिघले लोहे के कारण एक बहुत बड़ा चुंबक ही है? अरे हाँ, ये तो है। और उससे भी ज्यादा रहस्यमयी बात यह है कि हमारी खुद के शरीर में, हमारे दिमाग और तंत्रिकाओं के अंदर, नर्व्स के अंदर भी हर पल बहुत ही सूक्ष्म इलेक्ट्रिकल सिग्नल दौड़ रहे हैं, जिन्हें हम बायो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये तो बहुत गहरे विज्ञान की तरफ इशारा कर रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे शरीर की ये अत्यंत सूक्ष्म बिजली, हमारी ये बायो इलेक्ट्रिसिटी, पृथ्वी के इस विशाल चुंबकीय क्षेत्र के साथ किसी ऐसे रहस्यमयी तरीके से संपर्क करती हो जिसे आधुनिक विज्ञान ने अभी तक पूरी तरह से समझा ही नहीं है? ओहो। पक्षी, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, वो इसी चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल करके हजारों किलोमीटर का रास्ता कैसे खोज लेते हैं? ये तो सच में दिमाग को हिला देने वाला सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जो आपकी, हमारी पाठ्य पुस्तकों की सीमाओं से बहुत आगे जाता है। इस बारे में खुद सोचें, सवाल उठाएं और अपनी खोज की जो यात्रा है उसे हमेशा जारी रखें। इसी विचारोत्तेजक और शानदार सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा, ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहें, विज्ञान के रहस्यों पर सवाल उठाते रहें और हर उस अदृश्य बल को, उस जादू को महसूस करते रहें जो हमारे इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है।